हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज का वीडियो जो है वो 3 पार्ट में बनाया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आप अपनी स्पीड को, अपनी वीडियो की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग 1.25x या फिर 1.50x पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पार्ट 1 से। आज की वीडियो में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो टाटा ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप टेस्ला का ग्लोबल सप्लायर बन चुका है। टाटा ग्रुप अब टेस्ला की जो भी आपूर्ति होंगी, मतलब उनके लिए जो भी पार्ट्स चाहिए होगा, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी टेस्ला को, वो सब के सब टाटा ग्रुप देने वाला है। न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि टाटा ग्रुप के साथ साथ और भी ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो टेस्ला के साथ ग्लोबल सप्लायर बनने के लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस पूरे सिनारियो में सबसे ज़्यादा किसी का फायदा होगा तो टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप की तमाम ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड हैं और ऐसी भी एक आध दो कंपनियां हैं जो अनलिस्टेड हैं, उन सभी कंपनियों को फायदा होने वाला है। तो टाटा ग्रुप के सभी कंपनियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो टाटा ग्रुप और सभी कंपनियां, कौन कौन सी और कंपनियां हैं उनके बारे में बताएंगे, लेकिन डिटेल से बात होगी टाटा ग्रुप के बारे में ही। तो टाटा ग्रुप और जो कंपनियां उनके साथ कोलैब करी हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, मतलब ग्लोबल सप्लायर बनने वाला है टेस्ला का, इन सभी के साथ कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है टेस्ला को। तो वायरिंग हार्नेसेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, गियर बॉक्सेस, फोर्ज्ड एंड कास्ट मेटल कंपोनेंट्स, हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्पेंशन सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, ये ऐसी जरूरत है टेस्ला की जो इंडिया की तमाम कंपनियां, सबसे ज़्यादा देगा तो कोई टाटा ग्रुप, और भी कंपनियां हैं जो इसके साथ मतलब ये सभी पुर्जे, ये सभी चीज़ों की जरूरत, ये सभी पुर्जों को खरीदने वाला है टेस्ला, या फिर खरीदेगा या फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं से करवाएगा। तो वो कंपनियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन से टाटा ग्रुप को फ़ायदा होने वाला है, चलिए उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो टेस्ला इंडियन सप्लायर के साथ कौन कौन सी ऐसी इंडियन कंपनियां हैं, कौन कौन सी ऐसी इंडियन सप्लायर्स हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन करने वाला है, इसके बारे में भी चलिए चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो सबसे पहले नंबर पे आता है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के बारे में ही ये वीडियो होने वाला है, तो हम लोग टाटा ग्रुप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। टाटा ग्रुप की कौन कौन सी कंपनियां हैं सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसी थोड़ी सी कंपनियां यहाँ पर भी दिखाई। वैसे तो टेस्ला जो है अभी फिलहाल लगभग 1 दर्जन कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करा है। इंडियन ऐसी फर्म है जिसके साथ, ये 12 ऐसी फर्म है जिसके साथ टेस्ला जो है कोलैबोरेशन किया है। लेकिन कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पर हैं जिनसे टेस्ला को जो जरूरतें हैं अपनी, वो बनवाएगा, वो अपनी मांग को पूरा करेगा। तो कुछ कंपनियां दी हैं यहाँ पे, कुछ कंपनियों को मैंने यहाँ पे लिख रखा, उनका करंट मार्केट प्राइस भी लिख रखे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संवर्धन मदरसन की। इनका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 135 रुपीज़। दूसरा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका करंट मार्केट प्राइस 397.15 रुपीज़ चल रहा है। और तीसरा कंपनी है सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स, इसका करंट मार्केट प्राइस 502 रुपया चल रहा है। और अगला कंपनी है वैरोज इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका करंट मार्केट प्राइस 446 रुपया 80 पैसे चल रहा है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिसके साथ टेस्ला कोलैब किया है, लेकिन सबसे अच्छी कंपनी, सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन अगर किसी कंपनी के साथ है तो वो है टाटा ग्रुप। तो अगली कंपनी है भारत फॉर्ज लिमिटेड। करंट प्राइस की बात करें तो 1186 रुपया 40 पैसा इसका करंट प्राइस चल रहा है। और अगला कंपनी है संधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसकी करंट प्राइस की बात कर लें तो 394.90 रुपीज़ इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिसके साथ टेस्ला जो है वो कोलैबोरेशन किया है। लेकिन इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के बारे में। टाटा ग्रुप की कौन कौन सी कंपनियां जिसके साथ टेस्ला ने कोलैबोरेशन किया है। तो अब बात आती है कि टाटा ग्रुप की कौन कौन सी कंपनियां हैं जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है इस पूरे कोलैबोरेशन में, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। तो सबसे पहले आता है टाटा ऑटो कैंप। टाटा ऑटो कैंप जो है ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। कि इसका आईपीओ जो है पिछले साल से हो रहा है कि आएगा आएगा, लेकिन कब तक आएगा इसका आईपीओ अभी तक पता नहीं चला है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंजीनियरिंग घटक यहीं से उपलब्ध कराया जाएगा टेस्ला को। अगली कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी क्या करने वाली है इसके साथ, तो ये हैंडल करने वाला है एंड टू एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को। टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है
इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, सभी मतलब जो सारे डेटा हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। और अगली कंपनी है टीसीएस। ये टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा कंपनी है जो सर्किट बोर्ड प्रोवाइड करने वाला है टेस्ला को। सर्किट बोर्ड प्रोवाइड करने का काम किसका है, तो टीसीएस का काम होने वाला है। टेस्ला के साथ जो कोलैबोरेशन होने वाला है इसमें टीसीएस टेस्ला को सर्किट बोर्ड प्रोवाइड करेगा। और अगली कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी अनलिस्टेड कंपनी है। इसके बाद जो है मतलब इसके थ्रू अगर किसी कंपनी को फायदा होगा तो वो होगा टाटा इलेक्सी को। टाटा इलेक्सी एक लिस्टेड कंपनी है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस कंपनी और इस कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या फायदा होने वाला है टेस्ला को, तो सबसे पहले ये सेमीकंडक्टर चिप बना कर देगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके साथ ही साथ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली जैसे पीसीबी कहा जाता है वो भी यही कंपनी बनाकर देने वाला है। तो ये रहा ओवरव्यू कि क्या क्या इनसे मिलने वाला है टाटा ग्रुप से। चलिए अब ये तीनों कंपनियों के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं, इनकी पूरी डेटा को चेक करते हैं कि आने वाले समय में कैसे ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी टीसीएस की। तो जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक इसका करंट मार्केट प्राइस 3,672 रुपया है। आज के दिन इसने 0.39% का उछाल लगाया है। मार्केट कैप की बात करें तो 13,28,598 करोड़ रुपीस इसका मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस इसका 3,672 रुपीस चल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 4,592 रुपया 52 वीक हाई लगा चुका है, जबकि 52 वीक लो 3,457 रुपीस का रह चुका है। स्टॉक पी की बात करें तो 27.2 रुपीस का स्टॉक पी रेशियो है। मतलब अगर आपको इस कंपनी से यानी टीसीएस से 1 रुपया अर्न करना होगा तो आपको 27 गुना पैसे ज्यादा देने होंगे। बुक वैल्यू की बात करें तो 281 रुपीज इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करता है, 1.49% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है अपने शेयर होल्डर्स को। आरओसीई की बात कर लें तो 64.3% का है। 15 से अच्छा होता है तो अच्छा माना जाता है, 15 से ज्यादा होता है तो अच्छा माना जाता है। ये 64.3% का है। आरओई की बात कर लें तो 51.5% का आरओई है। फेस वैल्यू 1 रुपए का फेस वैल्यू है। डिप्ट इस कंपनी पर है। बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां होती हैं आप उसको अगर नोटिस करेंगे तो उन कंपनियों पर डिप्ट जरूर होता है, लेकिन डिप्ट टू इक्विटी कितना होता है इस पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी बड़ी है या छोटी, वो कंपनी अच्छी है या खराब। तो डिप्ट इस कंपनी पर है कितने रुपए का, 9,046 करोड़ रुपए का इस कंपनी पर डिप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ 6.98% का प्रॉफिट ग्रोथ है। पिछले एक साल में इसने लगभग 7% का रिटर्न दिया है। कैश इक्विवेलेंट मतलब आने वाले समय में ये इसको यानी ये लिक्विड एसेट होता है जिसे ये आने वाले समय में नेट कैश फ्लो में ट्रांसफर कर सकता है। उसकी बात करें तो 16,733 करोड़ रुपए का कुल इसके पास कैश इक्विवेलेंट्स है। नेट कैश फ्लो की बात कर लें तो 1,893 करोड़ रुपए का कुल इसके पास नेट कैश फ्लो है। प्रोमोटर की होल्डिंग 71.8% का है। एफआई की होल्डिंग 12.7% का है। डीआई की होल्डिंग इसमें 10.9% का है। ईवी बिद्दा की बात करें तो 18.4 का इसका ईवी इबिद्दा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.09 है। मतलब अगर 0.5 से कम है तो अच्छा माना जाता है कोई स्टॉक, यहाँ पर तो 0.09 है मतलब उससे बहुत कम है। तो ये एक अच्छी कंपनी है, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे से इसका डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अगली कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और अगली कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यानी टाटा टेक। इसका करंट मार्केट प्राइस 699 रुपीज चल रहा है। आज की मार्केट में 0.13% का रिटर्न दे रहा है जब तक वीडियो रिकॉर्ड हुआ यानी 12:54 तक। मार्केट कैप की बात करें तो 28,356 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 699 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई की बात कर लें तो 1,148 रुपया पिछले 52 सप्ताह में इसने हाई लगाया है, जबकि 52 सप्ताह में सबसे लो इसका 627 रुपया रह चुका है। स्टॉक पी रेशियो की बात कर लें तो 44 रुपीज का स्टॉक पी रेशियो है। मतलब 1 रुपया अर्न करने के लिए आपको इस स्टॉक में 44 रुपए लगाने होंगे। उस बेसिस पे स्टॉक पी रेशियो इसको बताया गया। बुक वैल्यू की बात करें तो 79.2 रुपीज का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 1.17% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी भी 28.3% का है, जबकि आरओई 21.9% का है।
फेस वैल्यू 2 रुपए का इसका फेस वैल्यू है। डिप्ट भी इस कंपनी पे है, कितने रुपए का, 260 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट इसने नहीं दिया है बल्कि माइनस में रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। कैश इक्विवेलेंस की बात कर लें यानी लिक्विड एसेट इस कंपनी के पास कितना है, तो 813 करोड़ रुपए का कुल इसके पास लिक्विड एसेट है। नेट कैश फ्लो 137 करोड़ रुपीस का है। प्रमोटर की होल्डिंग 55.2% का प्रमोटर होल्डिंग है, जबकि एफआई होल्डिंग 3.10% का है। डीआई होल्डिंग 3.06% का डीआई होल्डिंग है। ईवी इबिदा 26.9 का इसका ईवी इबिदा है। गिव टू इक्विटी भी बहुत अच्छी है, 0.08%। ये ऐसी कंपनियां हैं जो टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन करने वाला है और इसके साथ ही साथ इनकी कंपनियां जो है और ऊपर की तरफ जा सकती हैं। चलिए अब आखिरी कंपनी यानी टाटा एलेक्सी के बारे में बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। इस कंपनी को डायरेक्टली फायदा नहीं होने वाला है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू इस कंपनी को फायदा होने वाला है, क्योंकि ये ईवी के पार्ट बनाता है। इस वजह से इस कंपनी को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वो प्राइवेट लिमिटेड है, वो अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो 34,606 करोड़ रुपए का कुल इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 5,556 रुपया इसका करंट मार्केट प्राइस चला है। आज के दिन इसने 1.07% का रिटर्न दिया है। हाई की बात करें तो 9,083 का इसका 52 वीक हाई रहा है, जबकि 52 वीक लो 5,158 रुपीज का है। स्टॉक पी की बात करें तो 42.8 का इसका स्टॉक पी है। बुक वैल्यू 399 रुपीज़ का बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रहा है। अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर पे ही ट्रेड करती हैं। डिविडेंड यील्ड की बात कर लें तो 1.26% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है। ROC 42.7% का ROC है, जबकि ROE 34.5% का है। फेस वैल्यू 10 रुपए का फेस वैल्यू है। डिप्ट इस कंपनी पे है 206 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 1.59% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है पिछले एक सालों में। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 1317 करोड़ रुपीस का इसके पास कैश इक्विवेलेंट है, यानी लिक्विड एसेट इस कंपनी के पास है। नेट कैश फ्लो माइनस में है। प्रमोटर की होल्डिंग 43.9% का है। एफआई की होल्डिंग 13.3% का है, जबकि डीआई की होल्डिंग 7.50% का है। ईवी इबिदा की बात करें तो 28 का इसका ईवी इबिदा है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.08 का इस पर डेप्ट टू इक्विटी है। ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जो टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं और टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये कंपनियां जो है ऊपर की तरफ जा सकती हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज का मार्केट गिरा है। सबने देखा है कि आज का मार्केट गिरा है, सेंसेक्स भी गिरा है और निफ्टी भी गिरा है। तो कौन से रीजन तीन ऐसे कौन रीजन है जिसकी वजह से मार्केट जो है आज का गिरा है। लेकिन मार्केट गिरे पड़े उससे मतलब नहीं है, झुंझुनवाला फैमिली को हमेशा प्रॉफिट होता चला जाता। 333 करोड़ रुपए का सिर्फ एक महीने में प्रॉफिट हुआ है झुंझुनवाला फैमिली को। तो इस वीडियो में दो बात होने वाली है। पहला कि मार्केट क्यों गिरा है आज का और कितना गिरा है इसके बारे में, और झुंझुनवाला फैमिली को किस तरह से प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कौन से सेक्टर में पैसे लगाने के बाद उनको प्रॉफिट हुआ है, इसके बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेंसेक्स को देखेंगे तो आज सेंसेक्स -728.69 पॉइंट गिरकर यानी माइनस में 0.93% गिरकर 77,288.50 पर बंद हुआ है। जबकि निफ्टी माइनस में 181.80 यानी -0.77% गिरकर 73,486.85 पर क्लोज हुआ है। ये थी आज की डेटा सेंसेक्स और निफ्टी को। तो मतलब ये क्यों कितना गिरा है उसके बारे में, क्यों गिरा है चलिए उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन है ग्लोबल ट्रेड टैरिफ की चिंताएं। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर नया टैरिफ लगाने के लिए संकेत दे दिए हैं, जिसकी वजह से ये इंडियन मार्केट सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी नए टैरिफ 2 अप्रैल तक नहीं लागू होगा, 2 अप्रैल तक लागू नहीं होगा उन्होंने कहा है। लेकिन जो वेनेजुएला से जो भी देश तेल या फिर गैस खरीदता है उन देश पर 25% का सेकेंडरी टैरिफ लगने वाला है।
जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले हैं। और ये खबर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दिया है। उन्होंने बताया है कि ट्रंप अपनी नई नीतियों पर, नई टैरिफ नीतियों पर अटल हैं, वो मानने वाले नहीं हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं उसमें थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। इसी वजह से वो पैसे निकाल भी रहे हैं। ये थी पहली वजह जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में आज गिरावट देखने को मिला है। चलिए दूसरी वजह की हम लोग बात कर लेते हैं। और दूसरा वजह है प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर रिसेंट रैली। जब कुछ तेजी देखने को मिला था इंडियन शेयर मार्केट में, तो जो लोगों ने पैसा लगाया था, मान लीजिए ये सेक्टर ये यहाँ पे था पहले, तो यहाँ पे जब किसी ने पैसा लगाया तो ऊपर जाने के बाद वो पैसे निकाले गए हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट बुक किया गया है। प्रॉफिट बुक करने की वजह से जब ये पैसा निकला है तो इंडियन शेयर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन शेयर मार्केट सोमवार को भी ऊपर की तरफ गया था, मंगलवार को भी ऊपर की तरफ गया था, लेकिन आज के दिन इंडियन शेयर मार्केट गिरता हुआ नजर आया है। इसके पीछे की रीजन यही है कि जो प्रॉफिट बुक किया, जो लोगों ने कम पैसे पर, कम दाम पर, कम भाव पर स्टॉक्स को खरीद लिए, तो आज वो सेल कर दिए हैं, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। लेकिन एनालिस्ट लोग का मानना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसकी दिशा कौन डिसाइड करेगा? तो क्वार्टर में जो रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट जो डिसाइड कर सकता है कि इंडियन शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। और एनएससी के टोटल 13 सेक्टर में से 11 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आज गिरावट देखने को मिला है। 2 सेक्टर जो बच गए हैं, वो पहला है बैंकिंग सेक्टर जो बचा हुआ है, और आईटी सेक्टर जिसमें थोड़ी बहुत मामूली सी बढ़त दिखाई दी है। बाकी सारे सेक्टर मतलब 11 सेक्टर ऐसे थे जिसमें इंडियन शेयर मार्केट में आज गिरावट देखने को मिला है। इस रैली की वजह से इंडियन शेयर मार्केट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग ये अभी भी शॉर्ट टर्म में मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, पॉजिटिव है। अधिक खरीदारी की वजह से ये सेलिंग हो रही है, कम दामों पर खरीदने की वजह से ये ऊपर आ गया है दाम, जिसकी वजह से लोग सेलिंग कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट आज गिरता हुआ नजर आया है। और तीसरा रीजन है वीक ग्लोबल सिग्नल्स। वैश्विक अगर सिग्नल्स को देखा जाए, वैश्विक संकेत को देखा जाए, तो इंडियन शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ा है। अगर सारी दुनिया का छोड़ के सिर्फ एशियन शेयर मार्केट को देखा जाए, एशियन मार्केट को देखा जाए, तो एशियन मार्केट भी आज गिरता हुआ नजर आया, मतलब उसमें भी कमजोरी दिखी है, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में भी इसका असर पड़ा है। डॉ जोन्स भी गिरता हुआ आज नजर आया है, और साउथ कोरिया के इंडेक्स को देखा जाए तो वो भी 0.5% गिरा है, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में इसका इफेक्ट देखने को मिला है। हांगकांग का भी इंडेक्स जो है 2.2% नीचे की तरफ गिरा है। ये था पूरा ओवरऑल बात जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में आज गिरावट देखने को मिला है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बताया था आज गिरावट के बावजूद भी कोई ऐसा है जो प्रॉफिट बुक कर रहा है। कितने का प्रॉफिट बुक किया है? लगभग 333 करोड़ रुपीस का। तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल से बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि झुनझुनवाला फैमिली को कैसे इंडियन शेयर मार्केट से 333 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो भी सिर्फ 1 महीने में। तो इसके पीछे की वजह है एनसीसी का कुल इंडियन शेयर मार्केट के एनसीसी शेयर लिस्टेड है, आज भी 1 पॉइंट कुछ % ऊपर की तरफ गया है, जिसमें कुल 7 करोड़ 83 लाख शेयर झुनझुनवाला फैमिली के थे। इस शेयर की वजह से उन्हें 333 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। पिछले 1 महीने में इस शेयर ने तकरीबन 24% का उछाल लगाया है, जिसकी वजह से झुनझुनवाला फैमिली को यानी 333 करोड़ रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ है। अगर ओवरऑल बात कर लें तो इस एनसीसी, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, एनसीसी की कुल 12.48% की हिस्सेदारी झुनझुनवाला फैमिली की है, जिसकी वजह से उन्हें कुल 333.31 करोड़ रुपए का 1 महीने के अंदर प्रॉफिट हुआ है। ये था ओवरऑल बात इंडियन शेयर मार्केट में पैसे लगाने की वजह से झुनझुनवाला को फैमिली को कैसे प्रॉफिट हुआ है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एफआईडीआई की एक्टिविटी के बारे में, मतलब आज एफआई ने बाई किया, सेल किया, डीआई ने आज बाई किया, सेल किया, कितने अमाउंट में बाई किया, कितने अमाउंट में सेल किया, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया वीआईएक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। ये वीडियो हर रोज मंडे से फ्राइडे को अपलोड होता है, मतलब जिस दिन मार्केट ओपन रहता है ये वीडियो अपलोड होता है रात में 9 बजे।
तो अगर आप FIDI की एक्टिविटी को जानना चाहते हैं तो हर रोज 9 बजे इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट कल के लिए कैसा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं FIDI की बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी के साथ। FII कैश मार्केट, जिसे FII-CM भी कहा जाता है, उसमें आज बाइंग देखने को मिला है। ये पिछले कुछ दिनों से, यानी FII फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से इंडियन शेयर मार्केट में पैसे को लगा रहे हैं, मतलब शेयर बाई कर रहे हैं। कितने रुपए का बाइंग किए हैं? तो 2240.55 करोड़ रुपए का कुल बाइंग किया गया है FII द्वारा। लेकिन DII कैश मार्केट में, यानी DII-CM में आज भी सेलिंग देखने को मिला है। कल भी सेलिंग, पिछले कुछ दिनों से DII मार्केट में सेलिंग किए जा रहे हैं। आज की सेलिंग अमाउंट कितनी है? तो 696.37 करोड़ रुपए का कुल सेलिंग देखने को मिला है DII द्वारा। FII जब सेलिंग कर रहे थे तो उसके पीछे का रीजन समझ में आ रहा था कि FII क्यों सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन DII सेलिंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि DII सीधी सी बात है प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में पड़े हैं। मतलब ये जब क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी पे बाई किए थे जब मार्केट डिप पे था, अब जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो DII सेलिंग कर रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है आज के मार्केट गिरने का। मतलब DII लगातार सेलिंग कर रहा है जिसकी वजह से आज मार्केट भी गिरता हुआ नजर आया है। तो ये था डेटा FIDI के बाइंग सेलिंग एक्टिविटी के बारे में। चलिए अब इसके साथ ही साथ हम लोग जान जाते हैं कि FII का फ्यूचर और ऑप्शन में कैसा पोजीशन बना है। तो अब FII के फ्यूचर और ऑप्शन की गतिविधियों के बारे में जानते हैं। तो FII इंडेक्स फ्यूचर्स में कुल बाइंग किया है, कितने करोड़ रुपए का बाइंग किया है? तो 1329.04 करोड़ रुपीस का कुल बाइंग देखने को मिला है इंडेक्स फ्यूचर्स में। जबकि FII इंडेक्स ऑप्शंस में भी बाइंग देखने को मिला है। कल भी इसमें बड़े अमाउंट में बाइंग किया गया था और आज भी इसमें बड़े अमाउंट में बाइंग किया गया। कल की अमाउंट की बात करें तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कुल बाइंग अमाउंट था, जबकि आज 23,146.10 करोड़ रुपए का बाइंग देखने को मिला है इंडेक्स ऑप्शंस में, जो ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में मार्केट बड़ा मूव ले सकता है। इसके साथ ही साथ FII स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर लें तो इसमें भी बाइंग देखने को मिला है। 593.19 करोड़ रुपए का बाइंग देखने को मिला है स्टॉक फ्यूचर्स में, जबकि FII स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग देखने को मिला है। कुल कितने अमाउंट में सेलिंग किया गया है? तो 2170.07 करोड़ रुपीस का कुल सेलिंग देखने को मिला है इंडेक्स स्टॉक ऑप्शंस में। स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग दिखाया गया, इसका मतलब है कि कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं वो अभी भी कमजोर बनाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से आज इंडियन शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक नीचे की तरफ गिरे हैं। कुछ क्या, NSE के स्टॉक को देखेंगे तो NSE में कुल 13 सेक्टर में से 11 सेक्टर ऐसे हैं जो आज इंडियन शेयर मार्केट में गिरे हैं। सिर्फ 2 सेक्टर ऐसे हैं जो पॉजिटिव बंद हुए हैं, जिसमें से एक है प्राइवेट बैंक वाला और दूसरा है IT सेक्टर। ये दोनों सेक्टर को छोड़ दिया तो बाकी सभी सेक्टर गिरे हुए नजर आए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन शेयर मार्केट में आज का मार्केट गिरा क्यों है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में हमने बताया है कि आज के मार्केट गिरने के पीछे के 3 कौन से बड़े रीजन हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया VIX के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया VIX के परफॉर्मेंस के बारे में। तो निफ्टी सेंसेक्स आज गिरता हुआ नजर आया है। मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दोनों ही में, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट देखने को मिला है। तो निफ्टी को देख सकते हैं 181.80 यानी 0.8% की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के साथ ही निफ्टी पहुंच गया है 30,486.85 पर, जबकि सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिला है। मामूली से गिरावट इसमें भी देखने को मिला है। 728.69 यानी 0.9% गिरकर सेंसेक्स पहुंच गया है 77,288.50 पर। ये निफ्टी और सेंसेक्स का डेटा है। इंडिया VIX जो इंडियन शेयर मार्केट के वोलेटिलिटी को बताता है, वो भी 1.2% गिरा है। इसका मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट से वोलेटिलिटी जो है वो कम हुई है। ये गिरकर पहुंचा है 13.63, नहीं ये डेटा गड़बड़ हो गया है, 13.47 पर पहुंचा है। ये 13.47 पर पहुंचा है गिरकर। इंडिया VIX जो इंडियन शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी को दिखाता है
वो 1.2% गिरकर 13.43 पर पहुंच गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बाजार गिरा क्यों और आगे के मार्केट में क्या आ सकता है, मतलब पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव जाएगा आगे का मार्केट, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आज के बाजार की गिरावट के कारण जानने की कोशिश किया जाएगा तो उसमें दिखता है डीआईआई की बिकवाली। डीआईआई लगातार मार्केट में अब सेलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले हैं। घरेलू निवेशक की मुनाफा वसूली का मतलब है कि वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। घरेलू निवेशक, जी हमने स्टार्टिंग में बताया, घरेलू निवेशक जो है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट प्रेशर में है। जबकि एफआईआई की ऑप्शन एक्टिविटी, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में जबरदस्त खरीदारी की है, जिससे इंडियन शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब ग्लोबल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है इंडियन शेयर मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी की वजह, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। इसके बारे में अगर आप डिटेल से वीडियो चाहते हैं देखना तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। हमने बताया है कि इंडियन शेयर मार्केट में आज इंडियन शेयर मार्केट क्यों गिरा है, जिसमें एक रीजन ये भी निकल कर आता है कि ग्लोबल फैक्टर, दुनिया की जो और भी मार्केट हैं, जो मार्केट गिर रहा है, इसकी वजह से भी इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगा या नहीं। तो चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या आगे भी गिरावट जारी रहेगा या यहाँ से मार्केट मूवमेंट चेंज करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक बड़ा पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर 23,400 के सपोर्ट को, अगर निफ्टी के 23,400 के सपोर्ट को तोड़ता है मार्केट, तो और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। एफआईआई की भारी खरीदारी ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में इंडियन शेयर मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर निफ्टी 23,600 से लेकर 23,700 के ऊपर पहुंचता है तो मार्केट नया अप मूव दिखा सकता है। ये था ओवरऑल बात आज के इस एफआईडीआई की एक्टिविटी देखने के बाद कि आने वाले समय में इंडियन शेयर मार्केट कौन सी दिशा में जा सकता है। लेकिन वीडियो के एंड में हम आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करने का सोचिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।